हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है। पहले प्रश्न का आंसर करिएगा। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है। सूझ है, भग्नाशा है, चिंता है, नकारात्मक मानसिक वृत्ति है। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है। पहले प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। सूझ है, भग्नाशा है, चिंता है या फिर नकारात्मक मानसिक वृत्ति है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है समस्या समाधान में कौन बाधक नहीं है। तो क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या ए जो है, सूझ जो है, जो इनसाइट है, जो सूझ है, ये क्या है? जो अंतर्दृष्टि है, ये आपके समस्या समाधान में बाधक नहीं है, बल्कि ये आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग में, समस्या समाधान में सहायक होती है। ठीक है, बाकी चीज़ों की बात करें, फ्रस्ट्रेशन की बात करें, चिंता की बात करें, निगेटिव मेंटल सेटअप की बात करें, तो ये सारे आपके समस्या समाधान में प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधक होते हैं। जो बाधक नहीं है वो क्या है? तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, इनसाइट हो जाएगा। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे करा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? उद्दीपक है, स्मृति है, आमोद है, ध्यान है। दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे। टेट सीटेट स्टेट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग सीडीपी के प्रश्नों को करने वाले हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट बाल मनोविज्ञान के प्रश्नों को कर रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे आने की संभावना है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कर रहे हैं और इस प्रश्न का आप लोग आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? उद्दीपक है, स्मृति है, आमोद है, ध्यान है। दूसरे प्रश्न का आंसर करें, क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, आमोद कर दीजिएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा एक संवेग है? आप कहेंगे आमोद है। मैकडूगल की अगर बात की जाए, मैकडूगल का आपको नाम याद रखना है। ठीक है, मैकडूगल का आपको नाम याद रखना है। मैकडूगल ने क्या किया है? तो 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। ठीक है, तो मैकडूगल से डायरेक्ट आपसे प्रश्न बनता है। ठीक है, मैकडूगल ने कितने संवेग और मूल प्रवृत्तियां बताई हैं? तो आप क्या कहेंगे? तो आपको याद रखना है 14 संवेग और मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। ठीक है, 14 मूल संवेग जो है ये कौन कौन से हैं? तो आपको देख लेना है। मैकडूगल के द्वारा बताए गए 14 प्रकार के संवेग कौन कौन से हैं? तो भय है, क्रोध है, घृणा है, वात्सल्य है, करुणा है, कामुकता है, आश्चर्य है, आत्महीनता है, आत्माभिमान है, एकाकीपन है, भूख है, अधिकार है, कृति भाव है, आमोद है। तो इस तरीके से आपसे 4 ऑप्शन देकर के पूछ सकता है आपसे। आपको ये याद होना चाहिए, 4 ऑप्शन देकर के आपसे पूछ लेगा कि मैकडूगल के द्वारा बताए गए 14 संवेगों में से कौन सा एक है या फिर कौन सा एक नहीं है, कितने मूल संवेग बताए गए हैं, कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई गई हैं। इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है? बताएंगे क्या जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है? हर्बर्ट है, लिपिट है, फ्लैंडर है या फिर मॉरिसन है। तो क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर FIACS कह रहा है और इसके साथ मूल रूप से कौन संबंधित है? तो यहाँ पर F कह रहा है, F से कौन हो जाएंगे? फ्लैंडर हो जाएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है FIACS, आपसे कह रहा है इससे कौन संबंधित है? तो F क्या हो जाएगा? तो F फॉर आपका फ्लैंडर हो जाएंगे। ये किससे? तो फ्लैंडर से संबंधित है, याद रखेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो आप कहेंगे फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा और इससे कौन संबंधित है? फ्लैंडर संबंधित है। ऑप्शन संख्या सी आंसर करेंगे। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। इससे पहले यहाँ पर आपसे ये फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो आप यहाँ पर इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। फुल फॉर्म आपसे क्या कह रहा है? तो आपसे कह रहा है फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। ठीक है, तो ये फ्लैंडर से संबंधित है और ये कक्षा के शाब्दिक व्यवहार पर आधारित एक विशिष्ट प्रणाली है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। आगे आ जाए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है? अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। तो व्यक्तित्व मापन की कौन सी प्रक्षेपी तकनीकी है? साक्षात्कार है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है, निर्धारण मापनी है, रेटिंग स्केल है या फिर ऑब्जर्वेशन अवलोकन है।
पांचवें प्रश्न का आंसर करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ रहे हैं तो निवेदन करूंगा कि आप लोग सभी लोग अपने स्तर पर सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके, बाकी साथी जुड़ सके, उनके लिए भी सेशन हेल्पफुल हो सके। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। तो सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या करेंगे तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है, आप कहेंगे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपसे बाकी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ से और भी कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपीय तकनीकी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे शब्द साहचर्य परीक्षण, रोसा मसी लक्ष्य परीक्षण, इसके अलावा अन्य मसी लक्ष्य परीक्षण, इसके अलावा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ये सब परीक्षण किससे संबंधित है, डायरेक्ट आपसे नाम देकर के पूछा जा सकता है। रोसा लक्ष्य परीक्षण, ठीक है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, तो ये सब डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस तकनीक से, तो प्रक्षेपीय तकनीक से संबंधित है। इन सब का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, तो आप कहेंगे व्यक्तित्व मापन में इन सब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे आ जाए, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, और ये प्रश्न आपके लैंग्वेज में भी पूछा जाता है। जो आप फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी और सेकंड लैंग्वेज हिंदी या फिर इंग्लिश का जो चुनाव करते हैं तो वहां पर भी ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। बताएंगे क्या हो जाएगा, तो बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, अर्थ विज्ञान है, रूपग्राम है, ध्वनिग्राम है, या फिर वाक्य विन्यास है। तो बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे फोनिम्स हो जाएगा, ध्वनिग्राम हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो सी आंसर करेंगे। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई फोनिम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर दीजिए। अगले प्रश्न पर आ जाएंगे, निम्नलिखित में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है। निम्न में से किस प्रश्न के द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इसे कौन बता सकता है, सही उत्तर बताइए। क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं, इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। तो सृजनात्मक चिंतन की अगर हम लोग बात करेंगे तो सृजनात्मक चिंतन में आपके क्रिएटिव थिंकिंग की बात होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात होती है। एक ही पॉइंट से आप कितने सारे दृष्टिकोणों तक पहुंच सकते हैं, कितने तरीकों से एक ही समस्या का समाधान आप कितने तरीकों से कर सकते हैं, ये आपके सृजनात्मक चिंतन को परिलक्षित करता है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर करेंगे। इसे कितने भिन्न तरीकों से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके सृजनात्मक चिंतन को अनुमानित करता है। ठीक है, प्रदर्शित करता है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, डी आंसर करिएगा। सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा गया, बताएंगे क्या आ जाएगा। तो माइक्रो टीचिंग मूल्यांकन शिक्षण है, वास्तविक शिक्षण है, अवश्रेणीयन शिक्षण है, या फिर प्रभावशाली शिक्षण है, क्या हो जाएगा बताएंगे। तो माइक्रो टीचिंग के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो माइक्रो टीचिंग क्या है, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो माइक्रो टीचिंग जो है ये एक अवश्रेणीयन शिक्षण है, स्केल डाउन टीचिंग है। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण जो है ये स्केल डाउन टीचिंग है, अवश्रेणीयन शिक्षण है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको ध्यान रखना है। माइक्रो टीचिंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो माइक्रो टीचिंग में कई सारे क्रम होते हैं और उनको एक निश्चित क्रम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है ना, कि माइक्रो टीचिंग में कितने सोपान होते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है माइक्रो टीचिंग में कितने सोपान होते हैं, आप कहेंगे 6 सोपान होते हैं, और उनका क्रम भी आपको निर्धारित करने को पूछ लेता है। सीटेट में ये प्रश्न कई बार दोहराया गया है ना। क्या करेगा, तो आपको माइक्रो टीचिंग के 6 सोपान दे देगा और उनको एक सही निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने को दे देगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लेसन प्लान का निर्माण करेंगे, पाठ योजना का निर्माण करेंगे। लेसन प्लान सबसे पहले होगा, ठीक है। फिर उसका क्या करेंगे, फिर उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे, फिर प्रतिपुष्टि होगा, पुनः पाठ योजना का निर्माण होगा, पुनः प्रस्तुतिकरण होगा और पुनः प्रतिपुष्टि होगा। तो ये क्रम आपको याद रखना है, ठीक है। माइक्रो टीचिंग में कितने, तो 6 सोपान होते हैं, उनका निश्चित क्रम आपको याद रखना है। प्रश्न यहाँ से बनता है। आगे आ जाए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर मैंने ये
इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए लगा दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट है ना कुछ आपसे कुछ डायरेक्ट मनोवैज्ञानिकों के नाम पूछे जाते हैं और उनकी जो है सिद्धांत के नाम पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे ये प्रश्न कई बार पूछा गया, प्रणोद अवलोकन है ना अवकलन सिद्धांत, प्रणोद अवकलन सिद्धांत ये किसका है? आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे हल का है। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, आज ही मैंने आप लोगों को बताया 14 मूल संवेग और मूल प्रवृत्तियां, तो ये किसका है? तो आप कहेंगे मैकडूगल का है। मनोविश्लेषण सिद्धांत है ना, मनोविश्लेषण सिद्धांत किससे संबंधित है? कौन इससे संबंधित? आप कहेंगे फ्रायड है। और आवश्यकता सिद्धांत किसका है? तो मैस्लो का। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से डायरेक्ट आपसे प्रश्न बन जाता है। आगे आ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा। तो अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत कौन सा नहीं है? अभ्यास का सिद्धांत, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत। क्या हो जाएगा? क्या कहेंगे? अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत कौन नहीं है? आप कहेंगे अभ्यास का सिद्धांत। ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। देखो अभ्यास का सिद्धांत मैंने आपको थॉर्नडाइक के बारे में बताया था, और थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 मुख्य नियम दिए हैं। थॉर्नडाइक की बात करें तो थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 मुख्य नियम दिए हैं और 5 गौड़ नियम दिए हैं। तो जो 3 मुख्य नियम दिए हैं उसमें कौन कौन से हैं? तो उनमें अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है और तत्परता का नियम है। थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 मुख्य नियम दिए हैं। कौन कौन से? तो अधिगम के 3 मुख्य नियम दिए हैं, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और 5 गौड़ नियम दिए हैं। ठीक है, और क्या किए हैं? तो 5 गौड़ नियम दिए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा देखो अभिक्रमित अनुदेशन के कितने सिद्धांत हैं? डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। अभिकृत अनुदेशन के कितने प्रमुख सिद्धांत हैं? आप कहेंगे 5 प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला क्या है? पहला है लघुपदीय सिद्धांत, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। फिर सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, तात्कालिक प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत और लास्ट है छात्र परीक्षण का सिद्धांत। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभ्यास का सिद्धांत जो है ये किसके? तो ये थॉर्नडाइक के अधिगम के प्रमुख सिद्धांतों में से है। थॉर्नडाइक के अधिगम के मुख्य सिद्धांतों में से थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 मुख्य नियम दिए, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। आगे आ जाए अनुक्रिया सिद्धांत, बताइएगा कई बार आपसे पूछा जाता है। थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया एसआर थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? क्या महत्वपूर्ण नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा देखो कई बार आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसका है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसका है? एसआर थ्योरी किसका है? थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया है ना? इस तरीके से बार बार आपसे प्रश्न बनता है। डायरेक्ट आपको सिद्धांतों के नाम दे करके पूछ लेता है कि ये सिद्धांत किससे संबंधित है। चलिए फिलहाल यहाँ पर बात करें तो थॉर्नडाइक का जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है, जो एसआर थ्योरी है, इसमें सीखने की प्रक्रिया में मुख्य क्या महत्वपूर्ण नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताएंगे क्या आ जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो क्रिया प्रसूत व्यवहार है, अंतर्नोद है, अभिप्रेरक है, उद्दीपक है। क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे ऑपरेंट बिहेवियर जो है ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्रिया प्रसूत व्यवहार जो है ये महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी थॉर्नडाइक ने अंतर्नोद ड्राइव की बात की है, इसके अलावा मोटिवेशन अभिप्रेरक की बात की है और स्टिमुलस उद्दीपक की बात की है, जिसके कारण अनुक्रिया होती है ना? उद्दीपक के कारण ही अनुक्रिया होती थी। इन सारी चीजों की बात की है, क्रिया प्रसूत व्यवहार की बात थॉर्नडाइक ने नहीं की है, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्रिया प्रसूत की बात किसने की है? तो क्रिया प्रसूत की बात जो है वो स्किनर ने की है। किसने की है? क्रिया प्रसूत की बात किसने की है? तो आप कहेंगे स्किनर ने की है, याद रखिएगा। ठीक, आगे आ जाए। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गैने ने अपने अधिगम सोपानकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है? अब देखो 3 तरीके के प्रश्न आपसे बनते हैं, 3 तरीके के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि अधिगम सोपानकी सिद्धांत किसका है? अधिगम सोपानकी सिद्धांत किसका है? तो पहले तो आपको याद रखना है गैने का है। ठीक, दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है? दूसरी चीज याद रखनी है कि अधिगम सोपानकी सिद्धांत में गैने ने सबसे निम्न स्थान पर किसको रखा है और सबसे उच्च स्थान पर किसको रखा है। तो 3 प्रश्न बनते, यही 3 प्रश्न आपसे बनते ही हैं। इन्हीं 3 प्रश्नों को आपको ध्यान रखना। तो अधिगम
सोपानिकी सिद्धांत किसका है? अपोगो गहने का है। और इसमें सबसे निम्न स्थान पर किसको रखा गया और सबसे उच्च स्थान पर किसको रखा गया? तो सबसे निम्न स्थान पर अगर हम लोग बात करें किसको रखा गया, तो आप कहेंगे संकेत अधिगम। किसको? तो सबसे निम्न स्थान पर किसको रखा गया? आप कहेंगे संकेत अधिगम को सबसे निम्न स्थान पर रखा गया। चलिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए गहने ने ये अपना अधिगम सोपानिकी सिद्धांत दिया है। डायरेक्ट आपसे प्रश्न बनता है कि अधिगम सोपानिकी सिद्धांत किसने दिया है, तो आप कहेंगे गहने ने दिया। ठीक है, अधिगम सोपानिकी सिद्धांत किसने दिया, तो आप कहेंगे गहने ने दिया। और सबसे निम्न स्थान पर किसको रखा है, तो सबसे निम्न स्थान पर संकेत अधिगम को रखा है, सिग्नल जो है लर्निंग को रखा है, और सबसे उच्च स्थान पर क्या किया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग को रखा है। तो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। अधिगम सोपानिकी सिद्धांत किसका है, सबसे निम्न स्थान पर कौन है, सबसे उच्च स्थान पर कौन है? निम्न स्थान पर संकेत अधिगम सिग्नल लर्निंग है, और सबसे उच्च स्थान पर प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे आ जाए। शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है उद्दीपन परिवर्तन कौशल का, प्रस्तावना कौशल का, पुनर्बलन कौशल का, समापन कौशल का। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव आना। ठीक है, जैसे अगर हिंदी की कविता होती है तो हिंदी की कविता पाठ करते समय आप देखोगे है ना, उस आवाज में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो ये जो आवाज में जो उतार चढ़ाव होता है ये किसके कारण होता है? क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। जो उद्दीपन होते हैं उनके अनुसार परिवर्तन होता रहता है और उन्हीं के अनुसार हमारी आवाज में उतार चढ़ाव आता है। ठीक है, तो जो स्टिमुलस वेरिएशन होता है उसके कारण हमारी आवाज में उतार चढ़ाव आता है। ऑप्शन संख्या ए आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? बताएंगे क्या जाएगा, तो कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? माध्यम, अंतःक्रिया, प्रतिपुष्टि, पुनर्बलन। क्या हो जाएगा, तो संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व क्या नहीं है? बताएंगे क्या जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। मान लीजिए ये दो लोग हैं, है ना, मान लीजिए ये दो लोग हैं। अब इन दोनों लोगों के बीच में क्या होगा, इन दोनों लोगों के बीच में संप्रेषण होगा। तो संप्रेषण, इन दोनों लोगों के बीच में संप्रेषण होगा, कम्युनिकेशन होगा। तो कम्युनिकेशन कब होगा, क्या होगा, आप कहेंगे अंतःक्रिया होगी, इंटरेक्शन होगा, तभी तो दोनों लोगों का आमना सामने होगा, दोनों लोग मिलेंगे एक दूसरे से, तभी क्या होगा, तभी बातचीत शुरू होगी, कम्युनिकेशन होगा। और कम्युनिकेशन करने के लिए क्या होगा, किसी न किसी चीज की क्या होगी, किसी न किसी माध्यम की जरूरत होगी, है ना, किसी न किसी माध्यम की जरूरत होगी। पत्र व्यवहार के माध्यम से संप्रेषण कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट आदि के माध्यम से ये क्या कर सकते हैं, संप्रेषण कर सकते हैं। तो माध्यम, किसी न किसी माध्यम की जरूरत होगी। और जब संप्रेषण होगा, मान लीजिए सामने वाले ने, ठीक है, दूसरे से कुछ पूछा कि भाई कैसे हो, क्या हो रहा है, तो दूसरे वाले को क्या करना होगा, प्रतिपुष्टि देना होगा, उसका रिस्पांस करना होगा, उसका जवाब देना होगा कि हाँ भाई हम ठीक हैं, बढ़िया है, बेहतर है, अपना बताओ। तो फीडबैक भी देना होगा। तो ये सारी चीजें होती हैं, इसमें पुनर्बलन नहीं होता है। ऑप्शन संख्या क्या कहेंगे, तो डी आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा, इसमें पुनर्बलन नहीं होता है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर कर दीजिएगा। बात क्लियर है, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी हो जाएगा। आगे आ जाए अगले प्रश्न की तरफ। मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त है? तो मानसिक रूप से मंद जो बच्चे हैं, मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे हैं, मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए कौन सा, मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण विधि उपयुक्त होगी? वैयक्तिक अनुदेशन, त्वरण उपागम, संवर्धन उपागम, उच्च स्तरीय पाठ्यचर्चा। क्या हो जाएगा, तो देखो जो मानसिक रूप से मंद बच्चे हैं, निश्चित रूप से उनके जो सीखने की गति होगी वो क्या होगी, वो बाकी बच्चों से भिन्न होगी, बाकी बच्चों से धीमे होगी। और अगर वो बच्चे बाकी बच्चों से, उनकी सीखने की, अधिगम की, लर्निंग की गति धीमी है, तो हमें उन्हें क्या करना होगा, हमें उन्हें अलग से क्या करना होगा, प्रशिक्षित करना होगा। उनके लिए अलग से हमें टीचिंग, है ना, टेक्निक्स का इस्तेमाल करना होगा, टीचिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना होगा, है ना, व्यक्तिक अनुदेशन करना होगा, उन्हें विशेष रूप से ध्यान देना होगा। ऑप्शन संख्या क्या कहेंगे, ए आंसर करेंगे। आगे आ जाए अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपको गलत कथन की पहचान करनी है। सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, ये तो बिल्कुल सही है ना। अधिगम क्या होता है, अधिगम जो है हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन है वही अधिगम है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। 17वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा। कौन सा कथन सत्य नहीं, क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या सी,
विकास जो है ये एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, क्वांटिटेटिव प्रोसेस है, ये गलत है। विकास का मापन नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखेंगे। विकास क्या है? गुणात्मक परिवर्तन है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं है, ये एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये एक क्वालिटेटिव प्रोसेस है, गुणात्मक परिवर्तन है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। विकास का मापन नहीं किया जा सकता है, ये एक गुणात्मक परिवर्तन है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी आंसर करेंगे। ठीक, आगे आ जाए अगले प्रश्न की तरफ। क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं? हम बताएंगे क्या आ जाएगा। तो क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को वैल्यू, मूल्य कहते हैं, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा कहते हैं, इंटरेस्ट, रुचि कहते हैं, या फिर अभिक्षमता, एप्टीट्यूड कहते हैं। क्या हो जाएगा? तो क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को एप्टीट्यूड कहते हैं, अभिक्षमता कहते हैं। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। आगे आ जाएंगे। ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? बताएंगे क्या आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो देखो, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो ये आइकॉनिक स्टेज है ये किससे संबंधित है? आप कहेंगे ब्रूनर से है। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसका है? संज्ञानात्मक विकास किसका है? तो आप कहेंगे जीन पियाजे का है। तो ब्रूनर की जो आइकॉनिक स्टेज है ये जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कौन सी स्टेज से मिलती जुलती है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको 2 से 7 वर्ष की आयु में माना जाता है ना। जीन पियाजे ने अपनी संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा है। पहला है आपका सेंसरी मोटर, संवेगात्मक गामक अवस्था। दूसरा आपका प्री ऑपरेशनल है। तीसरा जो है कंक्रीट ऑपरेशनल है। और लास्ट जो है वो फॉर्मल ऑपरेशनल है। तो इसमें जो दूसरी अवस्था है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 साल से लेकर के 7 साल तक। ठीक, आगे आ जाए। कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? क्या हो जाएगा? तो कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? आलपोर्ट है, आइसेंक है, फ्रॉयड है, कैटल है। क्या हो जाएगा? विषय प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या जाएगा? तो व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है? आप कहोगे सिगमंड फ्रायड हो जाएंगे। सिगमंड फ्रायड के संदर्भ में हम लोगों ने कई बार बात की है कि ये किससे संबंधित है? आप कहेंगे मनोविश्लेषणवाद से, है ना। किससे? तो ये मनोविश्लेषणवाद से संबंधित है, मनोविश्लेषणवाद से संबंधित है ना। इड, ईगो, सुपर ईगो, इदम, अहम, पराहम। ठीक है, इड, ईगो, सुपर ईगो, इदम, अहम, पराहम, इससे संबंधित है, मनोविश्लेषणवाद से संबंधित है। ऑप्शन संख्या ए आंसर हो जाएगा। आगे आ जाए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संदर्भ में सही है? तो सृजनात्मकता के तत्वों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बताएंगे। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार दोहराया गया है। तो सृजनात्मकता के तत्वों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा? बताएंगे। ये प्रश्न आपका सीटेट में भी पूछा जा चुका है, सीटेट एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बताएंगे सृजनात्मकता के लिए कौन कौन है? क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। सृजनात्मकता के लिए क्या होना चाहिए? तो फ्लुएंसी होना चाहिए, प्रवाह है, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, प्रवाह है, विविधता है, मौलिकता है, और क्या होना चाहिए? और इलेबोरेशन होना चाहिए, विस्तारण होना चाहिए, ओरिजिनलिटी होना चाहिए, इलेबोरेशन होना चाहिए। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या क्या कहेंगे? तो बी हो जाएगा। सृजनात्मकता के लिए फ्लुएंसी हो जाना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, ओरिजिनलिटी होना चाहिए, इलेबोरेशन होना चाहिए, प्रवाह है, विविधता है, मौलिकता है, विस्तारण। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सृजनात्मकता की ये महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक, तो सृजनात्मकता के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे फ्लुएंसी, प्रवाह होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, विविधता होनी चाहिए, मौलिकता, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, और इलाबरेशन होना चाहिए, विस्तारण होना चाहिए। ये सृजनात्मकता के 4 महत्वपूर्ण अंग हैं, तत्व हैं, याद रखना है। आगे आ जाए। एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित होती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड ने क्या कहा है? तो जो 4-5 वर्ष का जो बालक है, तो बालक का प्रेम जो है वो क्या होगा? उसकी माता के प्रति। बालक का प्रेम किसके प्रति? उसकी माता के प्रति। और जो 4-5 साल की बालिका है उसका प्रेम किसके प्रति? उसका प्रेम उसके पिता के प्रति, है ना। अपोजिट होता है।
बच्चे का प्रेम जो है वो क्या होगा, बच्चे का प्रेम अपनी माता के प्रति, और जो बालिका है, जो बच्ची है, उसका प्रेम अपने पिता के प्रति होता है। और इस बालक के इस व्यवहार को, इस परिवर्तन को फ्रायड ने कौन सा नाम दिया है, क्या कहेंगे, क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको क्या नाम दिया, ओडिपस कॉम्प्लेक्स नाम दिया। ठीक है, 4-5 साल का जो बच्चा है वो अपनी माता के साथ ज्यादा घुला मिला रहता है, जबकि वहीं 4-5 साल की जो बच्ची है वो माता की अपेक्षा अपने पिता से ज्यादा घुली रहती है, पिता के साथ ज्यादा घुली मिली रहती है, पिता के साथ उसके संबंध ज्यादा बेहतर होते हैं। सिगमंड फ्रायड ने इसको ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहा। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। आगे आ जाए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के गौड़ नियमों में शामिल नहीं है। तो थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 मुख्य नियम दिए हैं और अधिगम के 5 गौड़ नियम दिए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा अधिगम के गौड़ नियम में शामिल नहीं है। थॉर्नडाइक के अधिगम के जो 5 गौड़ नियम दिए हैं उसमें कौन शामिल नहीं है। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे आप कहोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या क्या कहेंगे, तो डी आंसर करेंगे, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। थॉर्नडाइक के 5 गौड़ नियम कौन कौन से हैं। देखो, अगर अधिगम के 3 मुख्य नियम की बात करें तो 3 मुख्य नियम कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे अभ्यास का नियम है, अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है, प्रभाव का नियम है, और तत्परता का नियम है। तो 3 तो मुख्य नियम है ना, ये 3 क्या है, तो ये 3 तो मुख्य नियम। 5 गौड़ नियम है। 5 गौड़ नियम कौन कौन से हैं, क्या कहेंगे, तो बहु अनुक्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, मनोवृत्ति का नियम है, आंशिक क्रिया का नियम है, सादृश्यता का नियम है, साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। तो ये 5 गौड़ नियम है, इनको भी आपको ध्यान रखना है। आगे आ जाए, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति के द्वारा कार चलाना सीखना, कार चलाते समय सीखना उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण होता है, बताएंगे। ये प्रश्न भी बड़ा अच्छा सा है, ये प्रश्न भी कई बार आपसे पूछा गया है। तो स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति के द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार का, तो हॉरिजेंटल है, पॉजिटिव है, वर्टिकल है, या फिर बिलेटरल है, बताएंगे क्या जाएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या जाएगा, चलिए जल्दी से बताइए क्या जाएगा। तो क्षैतिज है, धनात्मक है, ऊर्ध्व है, या फिर द्विपार्श्विक है। क्या हो जाएगा, क्या कहेंगे, तो स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति के द्वारा कार चलाना सीखना, ये क्या हो जाएगा, ये आप कहेंगे वर्टिकल ट्रांसफर है, ऊर्ध्व अंतरण है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, सी आंसर करेंगे, वर्टिकल ट्रांसफर है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर करिएगा, ऊर्ध्व अंतरण। ठीक, आगे आ जाए, संप्रेषण संबंधी अक्षमता को क्या कहते हैं। ठीक है, बताएंगे जब बच्चे को संप्रेषण करने में, कम्युनिकेशन करने में समस्या हो रही है तो ये किस प्रकार की क्षमता है, डिस्फेसिया है, डिसग्राफिया है, डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है। तो देखो, डिसकैलकुलिया की बात करें तो यहाँ पर तो कैलकुलेशन से संबंधित समस्या आती है, गणना संबंधी विकार आती है। कैलकुलेशन से संबंधित समस्या आपको डिसकैलकुलिया में आता है। डिसलेक्सिया में क्या होता है, डिसलेक्सिया में तो आपको पठन विकार देखने को मिलते हैं, पढ़ने में समस्या होती है, पठन विकार आपको देखने को मिलेगा। डिसग्राफिया में आपको लेखन से संबंधित क्या होगा, लेखन से संबंधित विकार आपको। संप्रेषण संबंधी क्षमता की बात करेंगे तो आप कहेंगे डिस्फेसिया। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर करेंगे। संप्रेषण करने में दिक्कत हो रही है, अक्षमता है, तो क्या होगा, तो आप कहेंगे डिस्फेसिया। ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चले, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है, बताएंगे क्या आ जाएगा, कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है। प्रोजेक्ट विधि, सहभागी विधि, व्याख्यान विधि, या फिर सामूहिक परिचर्चा विधि। तो इस प्रश्न को तो कल वाले सेशन में भी हम लोगों ने किया था और मैंने आपको बताया था कि जो व्याख्यान विधि होती है ना, जो व्याख्यान विधि होती है, जो लेक्चर मेथड होता है, ये प्रजातांत्रिक नहीं है। क्यों, क्योंकि ये पूरी तरीके से शिक्षक प्रधान होता है। इसमें शिक्षक जो होता है वो प्रमुख होता है, वो व्याख्या दे रहा है, और बच्चे जो है वो, जो शिक्षक होता है वो एक्टिव मोड में होता है, वो व्याख्यान दे रहा है, और जो बच्चे होते हैं वो इनएक्टिव मोड में होते हैं। बच्चे जो होते हैं वो निष्क्रिय मुद्रा में होते हैं, चीज़ों को सिर्फ सुनते रहते हैं, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो ये व्याख्यान विधि को क्या करते हैं, तो ये शिक्षण विधि को प्रजातांत्रिक नहीं माना जाता है। ऑप्शन संख्या क्या कहेंगे, तो सी आंसर करेंगे। ठीक है, आगे आ जाए अगले प्रश्न की तरफ। शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष में निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, तो ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है। तो देखो, जब भावात्मक पक्ष की बात होगी, जब भावात्मक पक्ष की बात होगी तो भावात्मक पक्ष में ज्ञान,
ज्ञान जो है ये संबंधित नहीं है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। डी आंसर करेंगे, ज्ञान हो जाएगा। देखो ब्लूम की बात करें तो ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से कौन कौन संबंधित है, आप कहोगे आग्रहण है, प्रतिक्रिया अनुक्रिया रिस्पॉन्डिंग है, अनुमूल्यन है, वैल्यूइंग है, संगठन व्यवस्थापन ऑर्गेनाइजेशन है, और स्वाभाविकरण है। ठीक है, तो ब्लूम के वर्गीकरण में ये 5 भावात्मक पक्ष में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 5 तत्व हैं जिसमें ज्ञान का स्थान नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको समझना है। आगे आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, परावर्ती स्तर, अभिप्रेरणा स्तर, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। 28वें प्रश्न का आंसर करेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, मोटिवेशन अभिप्रेरणा स्तर। ये शिक्षण का स्तर नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव लेवल परावर्तीय स्तर हो गया। ठीक है, मेमोरी लेवल स्मृति स्तर हो गया, और अंडरस्टैंडिंग लेवल अवबोध स्तर हो गया। इसमें अभिप्रेरणा स्तर नहीं है, ऑप्शन संख्या बी आंसर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए शिक्षण के 3 स्तर कौन कौन से, हो गए स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन या फिर परावर्ती स्तर है। अभिप्रेरणा स्तर शिक्षण का स्तर नहीं है। ठीक, आगे आ जाए अगले प्रश्न की तरफ। अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं के बीच की संसति है, बताएंगे क्या आ जाएगा। तो अधिगम प्रक्रिया अगर हम लोग बात करें, जो अधिगम होता है ये उद्दीपन एवं के बीच की संगति है। क्या हो जाएगा, पूर्व अनुभव, व्यवहार, अनुक्रिया या फिर पशु। क्या आ जाएगा, तो बताएंगे क्या आ जाएगा। तो अधिगम जो होता है ये किसके बीच के, है ना, किसके बीच की प्रक्रिया की संगति है। क्या आ जाएगा, तो उद्दीपन क्या कहेंगे, तो उद्दीपन अनुक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टिमुलस रिस्पांस हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो स्टिमुलस रिस्पांस हो जाएगा, उद्दीपक अनुक्रिया। क्या हो जाएगा, तो उद्दीपन अनुक्रिया हो जाएगा, स्टिमुलस रिस्पांस हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी आंसर करेंगे। आपने एस आर थ्योरी पढ़ा रहा होगा, है ना, मैंने आपको बताया है एस आर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। ठीक है, तो एस आर ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर करिए। आगे आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि की प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या आ जाएगा, तो कौन सा शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। आगमन है, समस्या समाधान है, प्रश्नोत्तर है, निगमन है। तो प्रगतिवादी सिद्धांतों पर क्या हो जाएगा, क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे समस्या समाधान हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा, तो समस्या समाधान विधि, जहां पर हमें क्या करना है, बच्चे को मोटिवेट करना है, उसकी समस्या का समाधान करना है, उसकी समस्याओं का निराकरण करना है, ये प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, बी आंसर करेंगे। क्लियर भाई बात। तो ये आपके सीडीपी में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, है ना, ये आपके सीडीपी में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और उम्मीद करूंगा सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। शेयर कर देंगे ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके, बाकी साथी जुड़ सके, उनके लिए सेशन हेल्पफुल हो सके। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपका जो भी प्रश्न है, जो भी डाउट है या फिर जो भी क्वेरी है, जो भी आपको शंका संदेह है, तो वो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी मेरे चेले भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।